Everybody, I am P. Ranjit. Welcome to Vyoma आइस दिल्ली। वेलकम व्योमा आइस के मंच पे आपका स्वागत है। पिछले क्लास में, पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में मैंने इंडो चाइना रिलेशन के बारे में चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा वीडियो भारत चीन संबंध को आगे बढ़ाते हुए हम बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंडो चाइना रिलेशन में नेहरू जी की क्या नीति थी, नेहरू जी भारत चीन संबंध के बारे में क्या सोचते थे और नेहरू जी से क्या क्या भूलें हुई। ऐसी क्या भूल थी, ऐसी क्या टेक्निकल मिस्टेक हुआ नेहरू जी से, जिसका खामियाजा देश को बहुत बड़े रूप में भुगतना पड़ा। आपने गौर किया, देखा होगा 1962 में चाइना से वार होता है, तो कहीं न कहीं नेहरू जी चीन की मनोदशा को, चीन की परिस्थिति को, चीन की नीति को समझने में सफल नहीं हो पाए और ये चीन की नीति, भारत चीन नीति एक डिजास्टर साबित हुई। उस नीति को समझते हुए हम आगे आज तक की नीति तक आएंगे, मोदी जी की नीति तक आएंगे कि आखिर भारत चीन समस्या का समाधान करने के लिए आखिर एक क्या सफल रणनीति होनी चाहिए, एक सफल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, एक ऐसी स्ट्रेटजी, एक ऐसी रणनीति जो प्रॉपर चाइना को लेकर बनाई जाए। क्योंकि कल भी मैंने बताया था, कल की क्लास में मैंने बताया था कि हमारे दो पड़ोसियों, हमारे जो सामरिक नीति है वो दो तरीके से चलाई जा सकती है। सामरिक नीति के दो पक्ष होते हैं, एक जो पड़ोसी देशों के साथ है। अब पड़ोसी जिसके साथ आप अपनी सीमा साझा करते हैं, उस नीति को, उनके प्रति जो नीति है, उनके प्रति एक अलग प्रकार की नीति बनाई जा सकती है। वहाँ पे सावधानी, सतर्कता, चतुरता, सभी चीज़ की आवश्यकता होती है। जिसके साथ हमारी भौगोलिक सीमाएं साझा नहीं होती है, वहाँ पर तो एक समझौते से, टीटी से काम चलाया जा सकता है। लेकिन जिस देश के साथ हमारी सीमाएं साझा होती है, उनके साथ कहीं न कहीं सतर्कता और समझदारी, दोनों चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। और कहीं न कहीं शायद नेहरू जी से ये मिस्टेक हो गया, उन्होंने सतर्कता और समझदारी के साथ इस चाइना के साथ, इस पॉल चाइना चाइना के साथ उन्होंने इस नीति का पालन नहीं किया और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। तो उस परिदृश्य की भी विवेचना करेंगे कि आखिर नेहरू जी से क्या क्या गलतियां हुई, नेहरू जी से क्या क्या मिस्टेक हुआ। लेकिन उसके पहले आप ब्रिटिश नीति को देखेंगे कि आखिर ब्रिटेन का भारत के प्रति क्या दृष्टिकोण था, क्या अप्रोच था। जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया, अमेरिकन उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया और ब्रिटेन अमेरिका को खो दिया, उसके बाद उसका सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण उपनिवेश भारत ही था। वो भारत को बहुत ही हिफाजत के साथ, सुरक्षात्मक पहलू के साथ और बहुत ही प्रेस्टिजियस की तरह से रखता था। आप उसको गौर की बात को समझिए कि आखिर इंडिया को ब्रिटेन किस प्रकार से रखते थे। इंडिया के लिए उसने दो नीति बना रखी थी, भारत के लिए। दो सिक्योरिटी प्लान, दो सुरक्षा कवच, दो सुरक्षात्मक पहलू बनाए थे। आप उसे समझिए, इंटरेस्टिंग है। एक इनर रिंग, एक आउटर रिंग। इस रिंग को, इस सुरक्षा कवच को ब्रिटेन ने बनाया था जब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। और वस्तुतः इस सुरक्षा कवच बनाने की आवश्यकता ब्रिटेन को इसलिए महसूस हुई क्योंकि कहीं न कहीं उसे डर था, भय था कि भारत पर रसिया की भी निगाह है और भारत चाइना के विस्तारवादी नीति का भी शिकार हो सकता है। हालांकि चाइना तब उस वक्त उतना मजबूत नहीं था, उसे खास आमतौर पर रसिया से डर था। तो रसिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, रसिया को प्रतिसंतुलित करने के लिए उसने दो सुरक्षा कवच बनाए। अभी हम सिर्फ स्थलीय सुरक्षा कवच की बात कर रहे हैं, उन्होंने सामुद्रिक सुरक्षा कवच ही बनाया था क्योंकि ब्रिटेन की नौसेना काफी मजबूत थी। उसे भी देखेंगे कि ब्रिटेन ने भारत की सुरक्षा के लिए क्या क्या, किस तरह का कवच बनाया था। पहले हम स्थलीय सुरक्षा कवच को देखते हैं, लैंड पे देखते हैं। लैंड पे उन्होंने दो रिंग बनाए, इनर रिंग और आउटर रिंग। जब हम आउटर रिंग की बात करते हैं तो उसे साधना था ईरान को, इसे साधना था अफगानिस्तान को और इसे साधना था तिब्बत को।
और जब हम इनर रिंग की बात करते हैं, यहाँ पे नेपाल, भूटान, बर्मा, सिक्किम, ये राज्य जिसकी सीमा भारत को टच करती है। तो आउटर रिंग पे अफगानिस्तान, ईरान और तिब्बत, ये एक ऐसे देश थे, इन क्षेत्र पर रसिया और बाकी यूरोपीय कंपनियों की निगाह थी। अगर उन्होंने, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आप इंडिया के मैप को विजुलाइज कर लीजिए, तिब्बत, ईरान, अफगानिस्तान, अगर इन देशों की हम चर्चा करें तो तिब्बत की सीमा चाइना से साझा होती है, चीन के साथ साझा होती है, और ईरान और अफगानिस्तान की सीमा आज का जो पाकिस्तान है उससे साझा होती थी। हालांकि अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि भारत की सीमा ईरान अफगानिस्तान से तो टच तो करती नहीं है। लेकिन उस वक्त में जब यूनाइटेड भारत था, एकीकृत भारत था, उस दौर में उसने सबसे पहली कोशिश की अफगानिस्तान को साधने की। अगर अफगानिस्तान को साधे बगैर वो रूस को काउंटर बैलेंस नहीं कर सकता था। अगर आप रूस को देखेंगे तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। आप मैप को विजुलाइज कर लीजिए, पाकिस्तान, उसके ऊपर अफगानिस्तान, उससे टच करता हुआ रसिया। तो रूस की सीमा अफगानिस्तान से टच होती है, और अगर अफगानिस्तान रूस के प्रभाव में या रूस के प्रभाव में अगर आ गया तो कहीं न कहीं ये भारत को भी चुनौती दे सकता था, और अंततः रूस की प्रत्यक्ष निगाह, डायरेक्ट निगाह भारत पर पड़ जाती। तो अफगानिस्तान को साधना काफी आवश्यक था, जिसे कहते हैं बफर स्टेट, बफर क्षेत्र, बफर रीजन। तो एक अर्थ में अफगानिस्तान रूस और भारत के बीच बफर रीजन का, बफर क्षेत्र का कार्य कर रहा था। अगर अफगानिस्तान पर अंग्रेजों की पकड़ कमजोर पड़ी तो कहीं न कहीं सीधे रसिया की डायरेक्ट निगाह भारत पर पड़ जाती। इस व्यवस्था को समझते हुए उन्होंने अफगानिस्तान पर तीन बार अटैक किया। ब्रिटेन ने 3 बार अटैक किया अफगानिस्तान को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए। हालांकि ब्रिटेन इस क्षेत्र में पूरी सफलता नहीं पा पाया। 2 बार 3 बार आपने देखा होगा हमला किया। उसे आप मॉडर्न इंडिया में देखेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत अफगानिस्तान की क्या कहनी थी। लिटन के वक्त भी किया था, उसके पहले अमहर्ष के वक्त भी किया था, और उन्होंने अंततः अहस्तक्षेप की नीति लागू कर दी। यहाँ पर है ना, एक नीति थी जो मॉडर्न इंडिया में आप देखेंगे, हस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप नीति। तो कहीं न कहीं ब्रिटेन शक्ति के बल पर अफगानिस्तान को मिलाने में असफल रहा। जब ये स्थिति आई तो उसने, एक व्यक्ति थे डुरंड, और इसी के मार्फत से, इसी के सहयोग से उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच, तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींच दी, डुरंड लाइन खींच दी, जो कि पामीर के पठार से डिसाइड होता था। और इस डुरंड लाइन खींचने का मकसद ये था कि रसिया की सीमा या रसिया अफगानिस्तान का जो प्रभाव था और भारत का जो प्रभाव क्षेत्र था, उसको उन्होंने बांटने का प्रयास किया कि डुरंड की उधर मेरा प्रभाव रहेगा और डुरंड लाइन की उस तरफ उन लोगों का प्रभाव रहेगा। तो कहीं न कहीं डुरंड रेखा खींचने का मकसद भारत को सुरक्षा कवच देना था। अगर डुरंड लाइन नहीं खींच जाती तो कभी भी रसिया अपने विचारधारा का, साम्यवादी विचारधारा के साथ साथ सामरिक रूप से भारतीय सीमा तक प्रवेश कर जाता। इसलिए भारत को सुरक्षा देने के लिए उसने अफगानिस्तान में डुरंड लाइन खींची और कहीं न कहीं रसिया को काउंटर बैलेंस, प्रतिसंतुलित करने का कार्य किया। उसी तरह आपने गौर किया होगा, तिब्बत
तिब्बत की एक अहम सामरिक भूमिका है। तिब्बत की एक अहम सामरिक भूमिका है। अगर आप मैप में देखेंगे, मैप को विजुलाइज कर लीजिए, चाइना, तिब्बत और भारत, इंडिया, तिब्बत। तो यहां भी तिब्बत चीन और भारत के बीच एक बफर क्षेत्र की तरह काम कर रहा था। तो तिब्बत को कहीं न कहीं बफर क्षेत्र बनाने का कार्य किया। बफर रीजन, बफर एरिया। तिब्बत पे हमला, तिब्बत को खो देना मतलब इंडिया को खो देना। इसलिए तिब्बत पे भी ब्रिटेन की निगाह थी और ब्रिटेन ने तिब्बत को भी बफर क्षेत्र की तरह यूज किया। अगर हम इनर रोड की चर्चा करें, इनर रिंग की चर्चा करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट था नेपाल। नेपाल हालांकि छोटा सा देश है, पर्वतीय, लेकिन चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ भी है, उधर चाइना से भी घिरा हुआ है। तो उन्हें लगा, ब्रिटेन को लगा कि अगर नेपाल को आसानी से दूसरे देश अपना शिकार बना सकते हैं, इससे बचने के लिए उसने नेपाल के साथ संधि की कि नेपाल, भूटान और बर्मा या दूसरे देश के प्रभाव में न आ जाए। तो उसने नेपाल के साथ संधि की और इसी तरह की संधि उसने भूटान के साथ भी की। और बर्मा के साथ अंग्रेजों ने 3 अभियान किए। लास्ट में डलहौजी का, अपने कर्जन लिटन का अभियान देखा होगा। तो बर्मा के साथ 3 अभियान करके अंततः 1856 में बर्मा को भारतीय सीमा में मिला लिया गया। इन क्षेत्रों को मिलाने का या इन देशों के साथ संधि करने का उद्देश्य ब्रिटेन का था कि भारत की स्थलीय सीमा दूसरे देशों के प्रभाव में न आ जाए। और भारत को बहुत प्रेस्टिजियस मानते थे, महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि अमेरिकन उपनिवेश खो जाने के बाद भारत ही सबसे ज्यादा आय का स्रोत देता था इंग्लैंड को। अगर भारत को खो देना मतलब ब्रिटेन अपने सबसे बड़े इनकम के सोर्स को खो देना। इसलिए भारत की सीमा को सुरक्षित करने के लिए उसने जहां जहां से उसे लगा, नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, इनको साधने का प्रयास किया, इनको बफर क्षेत्र बनाने का प्रयास किया कि रूस, चीन या दूसरी शक्तियां भारत की तरफ निगाह न डाल सके। मैं ये बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि तब आपको पता चलेगा कि नेहरूवादी नीति में कहां गलती होगी, नेहरू जी कहां मिस्टेक कर दिए। तो आपने देखा कि कहीं न कहीं भारत के स्थलीय सीमा की सुरक्षा करने के लिए जो ऊपर के पॉकेट थे, चाहे उत्तर पूर्व की तरफ हो, उत्तर पश्चिम की तरफ हो या नॉर्थ में हो, कहीं न कहीं जो बाकी जो देश थे जो भारतीय सीमा से मुक्त थे, जिस पर भारत की प्रत्यक्ष शासन भारत का नहीं था, इंग्लैंड का नहीं था, उन देशों को बफर क्षेत्र बनाने का कार्य किया गया। कभी रशिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, कहीं चाइना काउंटर बैलेंस करने के लिए, कहीं बाकी यूरोपीय कंपनियों को काउंटर बैलेंस करने के लिए इन छोटे छोटे देशों को वो लोग यूज न कर लें, वो अपने प्रभाव में न ले लें। तो किसी को संधि के माध्यम से, किसी के कहीं युद्ध करके भारत में मिला लिया गया, या किसी के तहत किसी देश के तहत संधि करके, संधि के तहत उनको अपने प्रभाव में ले लिया गया, अपनी जद में ले लिया गया। अब आते हैं, आपने गौर किया होगा, देखा भी होगा, ब्रिटेन की नौसेना काफी महत्वपूर्ण थी, काफी शक्तिशाली थी और अपनी नौसेना के बल पर ही वो पूरे विश्व में शासन करती थी। लेकिन भारत के लिए उसने एक स्पेशल नौसेना बना रखी थी। अगर आप मैप को विजुलाइज कीजिए, इंडिया के मैप को, ये इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इंडोनेशिया, आप इस सुरक्षा कवच को समझे, इंडोनेशिया, यहां पे आप मोरक्को, अफ्रीकन कंट्री मोरक्को, आप इंडिया का मैप ठीक से बना ले। तो अफ्रीका से और इधर इंडोनेशिया से
और एक अदन आइलैंड था, द्वीप था, जहां पर 24 आवर ब्रिटेन की नौसेना नौपोत तैयार रहते थे। तो इधर मोरक्को है, तो अफ्रीका में और इंडोनेशिया में दो बेस बनाए हुए थे, नौसैनिक बेस, नौसैनिक अड्डा, और जिसकी पूरी निगाह भारत पे होती थी कि बाहरी शक्तियां, दूसरी कोई शक्तियां भारत पे हमला न कर पाए। तो भारत को बचाने के लिए भारत कितना प्रेस्टिजियस था, कितना इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए, आप इस बात को समझ सकते हैं कि भारत की सुरक्षा कवच के लिए उसने दो नौसैनिक बेस बनाए, एक इंडोनेशिया तक और इधर अफ्रीका से, और अफ्रीका के अदन द्वीप पे उसने परमानेंट 24 आवर के लिए नौसेना तैयार कर रखी थी कि कुछ भी विशेष परिस्थिति में वहां से तुरंत आर्मी भेजकर उसे उस शक्ति को, हमला करने वाली शक्ति को हराया जा सकता हो। तो भारत की सुरक्षा कवच के लिए उसने अफ्रीका से लेकर इधर इंडोनेशिया तक एक सुरक्षा कवच बना के रखी हुई थी। हालांकि इसका पूरा खर्चा वो भारतीय टैक्स, इंडियन टैक्स से लेती थी, भारतीय जनता से लेती थी, लेकिन फिर भी उसने एक विशेष दर्जा भारत को दे रखा था कि भारतीय उपनिवेश पर किसी की निगाह न पड़े। तो आपने देखा समुद्रिक लेवल पर, सी लेवल पर, सी रूट की तरफ से इंडोनेशिया से अफ्रीका तक भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए उन्होंने सुरक्षा चौकी बना रखी थी, और ऊपर के देश में स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा टच करती थी, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, बर्मा हो, अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, वहाँ पे संधि या युद्ध के माध्यम से उधर भी उन्होंने सुरक्षा कवच बना रखी थी। तो भारत की सुरक्षा के लिए चाहे समुद्री मार्ग हो, समुद्री रास्ता हो, या स्थलीय मार्ग हो, या स्थलीय देश हो, इस विशेष कंट्री की रक्षा करने के लिए उसने सामुद्रिक स्तर पे भी, स्थलीय स्तर पर भी, दोनों लेवल पे उसने विशेष काम किया, और ये देखने का काम किया कि कहीं किसी की निगाह भारतीय क्षेत्र पर न पड़ रही हो। तो इस स्टेटस को बताने का अर्थ यह था कि भारत की सीमा स्थल से भी, स्थलीय देश के साथ भी है, और समुद्री सीमा भी भारत की है। तो अब नेहरू जी ने क्या क्या मिस्टेक किया, इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि भारत में इस व्यवस्था को नेहरू जी ने कैसे कैसे क्या क्या डैमेज किया, आप उसको देखिए। अब आप आए नेहरू जी के, हालांकि नेहरू जी नेपाल, भूटान या सिक्किम, इनके प्रति जिस तत्परता के साथ, जिस विलक्षणता के साथ, जिस योग्यता के साथ, जिस कैपेबिलिटी के साथ उन्होंने अपनी विदेश नीति या रक्षा नीति को फॉलो किया, नीति बनाई, वो तत्परता उन्होंने चाइना के साथ नहीं दिखाई। या तो उन्होंने मिस्टेक कर गए, उनसे भूल हुई। चाइना के ऐतिहासिक बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए आप पता कर सकते हैं कि कहीं न कहीं नेहरू की नीति चाइना के प्रति कमजोर सिद्ध हुई। अब नेहरू जी की कहां कहां भूल हुई, जिसकी लेगेसी हम आज भी हम ढो रहे हैं। आप गौर करें, सबसे पहले नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी चाइना के प्रति खासकर, वो बहुत ही आइडियलिस्टिक थी, बहुत ही आदर्शवादी थी। आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी, आइडियलिस्टिक थी। और नेहरू जी चाइना की बहुत बारीकी से उन्होंने चाइना को नहीं समझ पाए, चाइना की नीति को नहीं समझ पाए। उनकी सोच वस्तुतः थी कि जिस तरह 17वीं शताब्दी में चीन और भारत दोनों मिलकर विश्व जीडीपी का 55% कवर करते थे, पूरे विश्व जीडीपी इनका दबदबा था, वो चाहते थे कि पुनः भारत और चीन मिलकर विश्व जीडीपी का आधी हिस्सेदारी फिर रखे और कहीं न कहीं रूस और अमेरिका को काउंटर बैलेंस करे। जबकि खुद उस वक्त भारत की स्थिति काफी गरीब थी, भारत खाद्यान्न के लिए तरस रहा, भारत के खाद्यान्न की स्थिति भारत में उतनी अच्छी नहीं थी, भारत एक कमजोर शक्ति थी। फिर भी उनकी सोच उस वक्त रसिया और अमेरिका को काउंटर बैलेंस करने की थी, और उसमें वो चीन को एक हथियार की तरह यूज करना चाहते थे। उनकी ये सोच थी कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर
एशिया से अमेरिका और रूस के प्रभुत्व को हटाए, समाप्त करे। इसके लिए उन्होंने चाइना के साथ एक अलग प्रकार की नीति तैयार कर रखी थी। तो ये आदर्शवाद व्यवहारिक स्तर पर सफल नहीं हो पाया, प्रैक्टिकल लेवल पर सफल नहीं हो पाया। तो ये सोच कुछ हद तक आदर्शवादी थी। दूसरा, तिब्बत को सही ढंग से टैकल न कर पाना। जब चीन का तिब्बत पे आधिपत्य होता है, तिब्बत रीजन को चाइना में मिलाया जाता है, तो आप गौर कीजिए, तिब्बत कहीं न कहीं, ये मान लिया सपोज इट, ये इंडिया है, भारत, ये चाइना और ये तिब्बत। तो कहीं न कहीं आप गौर करके देखें, तिब्बत भारत को एक सुरक्षा कवच दे रहा था। तिब्बत एक बफर क्षेत्र की तरह था जहां पर चीन की विस्तारवादी नीति को रोक कर रखे हुए था। तिब्बत पे कब्जा, ये तिब्बत पे कब्जा नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं भारत को प्रतिसंतुलित करने का काम कर रहे थे। ये भारत पे हमला था। अगर आप गौर करें, तिब्बत अगर यहाँ से चीन के प्रभाव में आ गया तो भारत को प्रभाव में लाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। इस बात को नेहरू जी नहीं समझ पाए। तो जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया था, और इंटरेस्टिंग बात, जब चाइना ने तिब्बत पे हमला किया तो नेहरू जी ने इसकी ना कोई शिकायत की, ना कोई इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उल्टे अमेरिका और इंग्लैंड, उस वक्त अमेरिका इंग्लैंड तिब्बत पे चीनी आधिपत्य को हटाने के लिए आर्मी भेज रही थी। उस वक्त भी नेहरू जी ने अमेरिका और इंग्लैंड का साथ देना नहीं मुनासिब नहीं समझा, और उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड का साथ नहीं दिया। जबकि नेहरू जी को चाहिए था कि अमेरिका और इंग्लैंड की सहायता से इस तिब्बत को आज़ाद कराते, क्योंकि तिब्बत की बहुत ही सामरिक महत्व था। तिब्बत हमेशा भारत के सुरक्षा कवच का काम करता। तो नेहरू की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि तिब्बत को उन्होंने चाइना के हाथ में जाने दे दिया। तीसरी भूल, तिब्बत का वो अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाए। जिस तरह से पाकिस्तान ने कश्मीर का इंटरडाइजेशन कर दिया, उस तरह से भारत तिब्बत का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं कर पाया। आप सोचिए, गौर करके देखिए, तिब्बत हमारी सर के ऊपर था, चाइना हमारे सर के माथे पे आ गया, उसके बावजूद हमने इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं किया और कहीं बताने का कार्य नहीं किया किसी संगठन में, पूरे विश्व को, कि चीन पर तिब्बत का जो हमला है वो एक खतरनाक पॉलिसी है। तो जो पाकिस्तान कश्मीर के लिए पूरे विश्व में कर दिया, ये भारत का पाकिस्तान पे अनधिकृत कब्जा है। हम इस अनधिकृत चीन के कब्जे को पूरे विश्व को नहीं बता पाए। ये कहीं न कहीं नेहरू की फेलियरिटी को दर्शाता है। इसके बाद जब यूएनओ की स्थापना हुई थी, आपने गौर किया होगा, यूएनओ में 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर दिया गया, उसमें चाइना भी है। और आपको इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना भारत के सहयोग से यूएनओ की वीटो पावर पाने में सफल रहा। हमने अपने पड़ोसी देश को, वो भी खासकर एक ऐसे देश जिससे हमारी सीमाएं साझा होती है, जिससे कई सारे विवाद है, कंट्रोवर्सी है, वो हमसे शक्तिशाली भी है, हमने अपने ही शक्तिशाली पड़ोसी देश को यूएनओ में इतनी बड़ी शक्ति देने का कार्य किया। तो ये भी नेहरू की भूल थी कि हमें, और देखिए चाइना हमेशा ये भारत के खिलाफ ही इसका यूज करता है। जब भी वीटो पावर की बात आती है, तो आप 50 साल में देखा होगा, जब भी वीटो पावर की बात आती है, चाइना ऐसा भारत के खिलाफ यूज करता है। तो ये यूएनओ में वीटो पावर देना भी नेहरू जी की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिससे बचना चाहिए था। और पांचवी बात, जो गुटनिरपेक्ष देश थे उन देशों में भी एशिया अफ्रीकी जो नव स्वतंत्र देश थे, जो अभी अभी हालांकि उपनिवेश से आज़ाद हुए थे, साम्राज्यवादी शक्तियों से मुक्त हुए थे, उन देशों में उन्होंने चाइना की पैठ करवा दी। तो चीन की
नव स्वतंत्र अफ्रीका और एशियाई देशों में चीन की नव स्वतंत्र एशिया और अफ्रीकन कंट्री में पैठ करवाई और चीन ने वहां अपने जो विचारधारा थी साम्यवादी विचारधारा उनका प्रचार प्रसार किया। तो ये भी नेहरू जी की एक भूल थी कि उन देशों में जहां पर नेहरू जी का प्रभाव था, इंडिया का प्रभाव था, उन देशों में भी उन्होंने चाइना के प्रभाव को स्थापित करा दिया। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, हमारे परमाणु आयोग के अध्यक्ष तब थे होमी जहांगीर भाभा, और उसी दौरान उसी वक्त चाइना ने परमाणु एक्सप्लोजन किया था, परमाणु विस्फोट किया था। तो होमी जहांगीर भाभा कई बार कहा करते थे नेहरू से कि हम भी सक्षम है, परमाणु विस्फोट हम भी कर सकते हैं। लेकिन नेहरू जी ने कहा कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और हम परमाणु विस्फोट नहीं करने जा रहे। और वो होमी जहांगीर भाभा अमेरिका के पास भी गए कि अपने खर्च से अमेरिका के पास गए कि हम विस्फोट करना चाहते हैं, आप नेहरू जी को समझाएं। तो ये भी नेहरू जी इस बात को नहीं समझ पाए और परमाणु विस्फोट की इजाजत नहीं थी। तो कहीं न कहीं ये भी एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी नीति थी, एक ऐसी गलती थी, अगर हम उस पर परमाणु सक्षम हो जाते तो शायद 1962 का वार नहीं हो पाता। अगर हम होमी जहांगीर भाभा की बात को मान लेते, उनकी बात को मान लेते, तो शायद हम उसी वक्त परमाणु सक्षम देश होते, जो बाद में इंदिरा गांधी के वक्त हुए। तो कहीं न कहीं परमाणु उनकी बात को न मानना भी नेहरू जी की भूल हुई, जिसका खामियाजा ना भारत को बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ गया। इसके अलावा जब 1962 में वार होता है तो एक भी नेम के सदस्य ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश ने भारत की पैरवी नहीं की, भारत का सपोर्ट नहीं किया, भारत की सहायता नहीं की। तो ये भी एक नेहरू की आदर्शवादी पॉलिसी के तहत ही माना जाएगा कि जिस गुटनिरपेक्षता की नेहरू जी ने इतनी वकालत की, चाहे वो मार्शल टीटो हो या और भी कोई नेता हो, किसी नेम के सदस्य के नेता हो, किसी ने भी चाइना की खिलाफत नहीं की। तो कहीं न कहीं नेम जिसके लिए नेहरू जी ने ढिंढोरा पीटा था, इतनी सारी बातें कही थी कि नेम बुरे वक्त में हमारा साथ देगा, हम लोग मिलकर पूरे विश्व में विकास करेंगे। तो कहीं न कहीं ये बातें भी धरी की धरी रह गई। तो नेम का सपोर्ट हासिल न कर पाना, ये भी नेहरू की एक ऐतिहासिक भूल साबित हुई। इसके अलावा रशिया का सपोर्ट भी नहीं हासिल कर पाना। जब आप गौर करेंगे 1962 का वार होता है, तो जो जिस रशिया की हम इतनी मित्रता की बात करते थे, फ्रेंडशिप था हमारे दोनों के बीच, उस रशिया ने भी इस युद्ध में तटस्थता का परिचय दिया, लेकिन भारत का साथ नहीं दिया, खुलकर साथ नहीं दिया। तो एक्चुअली बताने का ये तात्पर्य निकला कि नेहरू तात्कालिक परिस्थिति को समझ पाने में विफल रहे, खासकर चाइना के संदर्भ में देखा जाए उस परिस्थिति को समझ पाने में विफल रहे। उनकी विफलता ने 1962 में युद्ध भी करा दिया और भारत को काफी कमजोर भी कर दिया, सैनिक रूप से कमजोर कर दिया। तो कहीं न कहीं नेहरू की आदर्शवादी नीति ने भारत की वैदेशिक नीति, भारत की सामरिक नीति को कमजोर करने का कार्य किया। जो नीति उन्होंने सिक्किम के प्रति, भूटान के प्रति, नेपाल के प्रति बनाई, वो नीति बनाने में यहाँ पे चूक गए। लेकिन नेहरू की कुछ ऐसी अग्रगामी सोच थी, कुछ ऐसी नीति थी जो भारत के लिए कारगर साबित हुई, खासकर चाइना के संदर्भ में। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।